हिंदी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल मैंने आदिकाल से संबंधित सामान्य परिचय पर बातचीत किया था। आशा है आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से समझा होगा। किसी प्रकार की यदि आपकी कोई समस्या आती है तो वो भी हमें अवगत कराएं, जिससे उसका निवारण किया जा सके। आज मैं आपको आदिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनकी रचना और रचना काल से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम दोहा कोश है। बच्चों, यह बोर्ड परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद मैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। 7वीं सदी के प्रारंभ होते ही देश की धार्मिक परिस्थितियों का परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलमबार और नायंबार संत धार्मिक आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। इस समय बौद्ध धर्म का पतन भी प्रारंभ हो चुका था। ये भी कहा जा सकता है कि पतन काफ़ी हद तक हो गया था। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थीं। वैदिक और पौराणिक मतों के समर्थन, खंडन मंडन की उलझाव भरी स्थितियां लोगों को उलझन की तरफ ले जा रही थीं। जैन धर्म के लोग पौराणिक आख्यानों का नए ढंग से प्रचार कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहे थे। इस प्रकार से आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम और असंतुलित थीं। इसके बाद सामाजिक परिस्थिति पर यदि विचार किया जाए तो तत्कालीन राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश होती जा रही थी। युद्धों के समय जनता पिस रही थी। समाज के उच्च वर्ग में विलासिता बढ़ती जा रही थी। निर्धन और श्रमिक वर्ग बढ़ते जा रहे थे और उनकी हालात नाजुक होती चली जा रही थी। अंधविश्वास जोरों पर था तथा समाज में संप्रदायवाद तेजी से बढ़ता जा रहा था। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में हिंदी के कवियों को जनता की स्थिति के अनुसार काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होना पड़ा। और साहित्य समाज का दर्पण है और समाज की जो चित्तवृत्ति होती है साहित्यकार का उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है। सांस्कृतिक स्थिति पर यदि हम विचार करें तो आदिकाल में भारतीय और इस्लाम दो संस्कृतियों के संक्रमण, विकास और पतन की गाथा है।
इस काल में भारतीय संस्कृति को परंपरागत न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से डूबता हुआ दिखाई देता है। तत्कालीन जनजीवन के स्वरूप में इस संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। उत्सव, मेले, आहार विहार, विवाह, मनोरंजन आदि सभी में मुस्लिम संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साहित्यिक पक्ष पर अगर हम विचार करें तो आदिकाल की साहित्य रचना की 3 प्रमुख धाराएं थीं। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, द्वितीय धारा प्राकृत और अपभ्रंश में लिखने वाले लोगों की थी, और तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। आगे चलकर आदिकाल के साहित्य को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इस युग में काव्य रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में प्राप्त होती हैं। सिद्ध साहित्य पर यदि हम चर्चा करें, संक्षेप में आपको मैं बताऊंगा कि सिद्ध साहित्य ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा में रचा वह हिंदी का सिद्ध साहित्य कहलाया। इसमें मुख्य सिद्ध कवियों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा और कढ़पा एवं कुकुरिपा के नाम प्रमुख हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यह परिचर्चा में पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद हम जैन साहित्य की बात करेंगे। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में हिंदी कविता के माध्यम से सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है। संस्कृत के रस शब्द को जैन साधुओं ने रास रूप से लेकर रास रूप देकर काव्य रचना को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया और उसे उस शैली में लिखा। इसमें प्रमुख है देवसेन रचित श्रावकाचार, मुनिजिन विजय द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी द्वारा रचित स्थूलभद्र रास तथा विजय सेन सूरी का रेवंतगिरी रास प्रमुख है। नाथ साहित्य हिंदी आदिकाल की तीसरे नंबर के सोपान पर आता है। सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। गोरखनाथ नाथ साहित्य के संस्थापक अथवा व्यवस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपना साहित्य रचा था। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे। इनका स्वभाव नाथपंथ से में बाद में विलय हो गया। गोरखनाथ ने इस नाथ साहित्य की स्थापना करके एक नाथ संप्रदाय भी चलाया। रासो साहित्य की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो ग्रंथों से भिन्न है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि प्रमुख है, जबकि रासो परंपरा में रचित काव्य मुख्यतः वीर गाथा परक है। दलपत विजय कृत खुमाड़ रासो, नरपत नाल रचित बेलसल देव रासो, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, सारंगधर का हमीर रासो, ये रासो ग्रंथों के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चंद्रबरदाई द्वारा
रचित पृथ्वीराज रासो आदिकाल की परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। आदिकाल का प्रथम महाकाव्य इसे ही कहा जाता है। लौकिक साहित्य आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो उपर्युक्त प्रवृत्तियों से भिन्न हैं। ऐसे सभी उपलब्ध काव्यों को लौकिक साहित्य की सीमा में गिना जाता है। लौकिक साहित्य आदिकाल साहित्य के विभाजन में 5वें स्थान पर आता है। ऐसे काव्यों में कुशल राय वाचक्र, ढोला, मारू, रादूहा और खुसरो की पहेलियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ मुक्तक छंद भी मिलते हैं लौकिक साहित्य में, जो हेमचंद्र के प्रबंध चिंतामणि में संकलित है। धन्यवाद। आपने आज आदिकाल का परिचय और उसकी स्थितियाँ और साहित्य के विभाजन को सुना। अब मैं आपको आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थीं, विशेषताएं क्या थीं। प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं एक ही हैं, इसे अलग न समझें। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ: पहला, युद्धों का सजीव वर्णन। नंबर 2, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नंबर 3, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 4, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। नंबर 5, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग, आदिकाल के ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो इसका समुचित उत्तर आप देंगे डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। और नंबर 6, प्रबंध और गीति शैली का प्रयोग। ये भी प्रश्न पूछ लेता है किस शैली का प्रयोग किया गया, तो प्रबंध और गीति शैली 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के प्रमुख रचनाएं और उनके कवियों का यदि नाम लिया जाए तो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, बीसल देव रासो नरपति नाल्ह द्वारा रचित है, खुमाल रासो दलपति विजय द्वारा रचित है, परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, ये जगनिक कवि के द्वारा रचित है, हमीर रासो सारंगधर द्वारा रचित है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह द्वारा रचित है, जय मयंक जस चंद्रिका भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है, मधुकर भट्ट द्वारा रचित है। इसी तरह से विद्यापति का नाम भी इसी में आता है, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, यह भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछ लिए जाते हैं। अमीर खुसरो की भी रचनाएं, खालिक बारी, किस्सा चाहा दरवेश, ये तो प्रसिद्ध रचनाएं भी आदिकाल में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अनन्य बहुत सारी रचनाएं हैं जिनका सबका समावेश यहाँ आपके स्तर से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, इसलिए आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और बच्चों, आदिकाल में साहित्य रचना करने वाले अनेक बहुत सारे रहे हैं साहित्यकार, उनका वर्णन आप पुस्तक की सहायता से भी पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं।